हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसआर एग्जाम 21। दोस्तों, जो हमने लास्ट क्लास हिस्ट्री की 6 पढ़ी, जिसमें हमने आपको भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय बताया और क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद था उसमें कौन कौन सी घटनाएं अब घटती आ रही हैं। जैसे आपने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए 1893 में गणेश महोत्सव, जिसको गणेश उत्सव के नाम से जाना जाता है, मुंबई में प्रारंभ किया। फिर उसके बाद 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। इन दोनों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करना था, ताकि इन उत्सव के माध्यम से अधिक लोगों को इकट्ठा किया जा सके और उन्हें भाषण के माध्यम से और उन्हें अपने विचारों के माध्यम से उत्साहित करके भारत में बढ़ती हुई क्रांति में अपना योगदान देने के लिए जो है तैयार किया जा सके। ये दोनों उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के प्रारंभ किए थे। फिर आपने देखा था कि दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर नामक दो बंधुओं ने 1896 में किस प्रकार प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी थी। और दोस्तों, जब 1917 का जो है रॉलेट एक्ट कमीशन आया तो उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये जो घटनाएं जो कहने का मतलब चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई जो घटनाएं थीं, जो उन्होंने गोली मारी थी दोनों अधिकारियों को, उसको रॉलेट एक्ट ने अपनी रिपोर्ट में भारत में प्रथम आतंकवादी विस्फोट करार दिया था। तो दोस्तों, ये आपने देखा था। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि मित्र मेला जो 1899 में स्थापित होता है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को गणेश उत्सव जो है मनाने के लिए अधिक से अधिक इकट्ठा किस प्रकार किया जाए, इसका उद्देश्य यही था। और बाद में वही मित्र मेला 1904 में एक गुप्त संस्था, एक गुप्त समिति अभिनव भारत के रूप में किस प्रकार कन्वर्ट हो जाती है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जो 1899 में स्थापित किया गया मित्र मेला, जिसके संस्थापक बीडी सावरकर थे, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो गणेश उत्सव मनाया जाता है उसमें किस प्रकार व्यक्तियों की अधिक से अधिक भागीदारी की जा सके, अधिक से अधिक भीड़ कलेक्ट की जा सके, जिसके बाद एकत्रित व्यक्तियों को अपने जोशीले भाषण के दम पर उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं भरने का काम किया जाए। तो दोस्तों, जब अंग्रेज़ों को इस बात की भनक लगी कि मित्र मेला जो है वो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता है, तो उन्होंने उस मित्र मेला को बैन करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए गणेश जो सावरकर थे, उन्होंने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और एक गुप्त संस्था या गुप्त समिति बनाई, जिसका यही मित्र मेला गुप्त संस्था और गुप्त समिति अभिनव भारत के रूप में कन्वर्ट हो गई। और ये बात है 1904 की। आइए दोस्तों देखते हैं। तो अभिनव भारत थी, इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में की। इसका काम क्या था? तो दोस्तों, जो गणेश उत्सव मनाया जाता था उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी करना। गणेश उत्सव मनाने के लिए उद्देश्य से बनाई गई मित्र मेला संस्था गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई दोस्तों। और यही मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। और इसकी जो संस्थाएं थी वो महाराष्ट्र के अलावा कहाँ कहाँ पर खोली गई? वो थी महाराष्ट्र में तो थी महाराष्ट्र के अलावा ये कर्नाटका में थी, कर्नाटक के अलावा ये मध्य
प्रदेश या मध्य प्रांत में भी इसकी संस्थाएं खोली गई और इनकी संस्थाओं की संख्या लगभग 500 थी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था और इसने मुख्य रूप से एक कार्य किया कि अपने यहाँ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका नाम था पांडुरंग महादेव बापट, इनको रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था और वो इस रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के बाद भारत आए और उन्होंने यहाँ पर बम बनाने का कार्य किया। इसके अलावा 9 जून 1909 को गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताएं लिखने के कारण आजीवन निर्वासित कर दिया गया कि आप अब भारत में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप मित्र मेला के लिए जोशीली कविताएं लिखते हैं जिसमें व्यक्तियों में जोश आता है और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अंग्रेज़ों ने ये कार्य किया। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई और उसकी संस्था महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में खोली गई। पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया और गणेश दामोदर सावरकर को आजीवन निर्वासित कर दिया गया कि अब आप भारत में नहीं रहेंगे, आप बाहर ही रहें। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार अभिनव भारत का गठन होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं अनुशीलन समिति के बारे में। अनुशीलन समिति जो थी वो मुख्यतः तो कोलकाता में स्थापित की गई थी, परंतु इसकी एक संस्था ढाका में भी स्थापित की गई। तो हमने यहाँ पर अनुशीलन समिति को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। कहाँ था? हेडक्वार्टर कलकत्ता था दोस्तों। और इसका जो उद्देश्य था, हेडक्वार्टर इसका था कलकत्ता उस समय था दोस्तों, हेडक्वार्टर कलकत्ता था, परंतु इसकी एक जो ब्रांच थी, एक जो अनुशीलन समिति की एक संस्था जो ढाका में खोली गई, फिर उसने वहाँ पर बहुत सारी संस्थाओं का और विकास किया। लगभग 500 संस्थाएं पूरे ढाका में विस्तारित कर दी थी। तो अनुशीलन समिति जो थी कोलकाता वाली 1907 में स्थापित की गई और ढाका वाली जी 1904 में स्थापित की गई। इसके संस्थापक जो सदस्य थे वो बरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त थे, जबकि ढाका अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे वो थे पी मित्रा और पुलिन दास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों पहले ये संस्था थी वो अनुशीलन समिति के रूप में स्थापित ना होके व्यायामशाला के रूप में स्थापित हुई थी। वहाँ पर व्यक्ति जाते थे, अपनी वर्जिश करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए, अंग्रेज़ों को किस प्रकार मात दी जाए इस पर चर्चा करने के लिए आपस में योजनाएं बनाई जाती थीं। तो दोस्तों पहले ये संस्था व्यायामशाला के रूप में स्थापित होती है, परंतु नरेंद्र भट्टाचार्य एक व्यक्ति हैं, नरेंद्र भट्टाचार्य, इनके कहने पर इनके द्वारा सुझाए गए नाम अनुशीलन समिति, इन्होंने कहा कि अब इस संस्था को व्यायामशाला से अनुशीलन समिति के रूप में स्थापित किया जाए। तो दोस्तों इस संस्था का नाम बदल दिया गया और यह संस्था व्यायामशाला से अनुशीलन समिति के रूप में परिवर्तित हो गई। दोस्तों इस संस्था ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्य रूप से 2 पत्र निकाले थे। एक 1905 में भवानी मंदिर नामक पत्र निकाला गया। भवानी मंदिर जो पत्र था ये बरिंद्र घोष के द्वारा निकाला गया, जबकि 1906 में युगांतर नामक दूसरा पत्र निकाला गया और ये युगांतर नामक पत्र जो था वो बरिंद्र घोष के देखरेख में भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसको प्रकाशित किया। और इसी प्रकाशन के चलते अंग्रेज़ों को जब ये भनक लगी कि इसके संस्थापक भूपेंद्र नाथ दत्त हैं इसके प्रकाशक, तो उन्होंने इनको पकड़कर 1907 में 1 साल की जेल की सज़ा दे दी।
तो दोस्तों ये आपने देखा अनुशीलन समिति किस प्रकार अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए भवानी मंदिर युगांतर का प्रकाशन करती है और कोलकाता और ढाका में अपनी संस्थाएं स्थापित करती है। इसके संस्थापक बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त होते हैं, जबकि इसके संस्थापक पी मित्रा और पुलिनदास है। दोस्तों इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज अब आक्रामक होते जा रहे हैं, अंग्रेज अब हमारे प्रति जो है खूनी हिंसा को तैयार हैं, तो इन्होंने कहा कि अब खून का बदला सिर्फ खून से होगा और हम दोस्तों खून का बदला सिर्फ खून से लेंगे। तो इसका उद्देश्य इन्होंने रखा था खून के बदले खून का। अंग्रेज यदि हमें मारेंगे गोली तो हम उनको भी मारेंगे दोस्तों। तो ये थी अनुशीलन समिति की। इसके अलावा ब्रह्म बांधव उपाध्याय एक व्यक्ति हैं, वो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने एक पत्रिका संपादित की जिसका नाम था संध्या। ये भी क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करती थी। संध्या ये बहुत फेमस बुक है दोस्तों। संध्या एक पत्र है और ये इसके संस्थापक थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय। दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे, ये भी क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करती थी, बहुत ही फेमस पत्र है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे अनुशीलन समिति से जुड़े हुए बहुत सारे व्यक्तियों को जिन्होंने अब आगे चलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना को अंजाम दिया, जिसको मानिक तल्ला षड्यंत्र या अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कोलकाता में एक जगह है जिसको हम मानिक तल्ला के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जब बात होती है कोलकाता या बंगाल के क्रांतिकारियों को, बंगाल या कोलकाता के क्रांतिकारियों की, तो प्रथम पीढ़ी के जो क्रांतिकारी हैं उनमें सबसे अग्रणी जो नाम आता है वो नाम आता है हेमचंद्र कानूनगो का। दोस्तों हेमचंद्र जो कानूनगो थे वो पेरिस में गए और रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखकर भारत जब वापस आए तो उन्होंने कोलकाता में ही एक जगह है जिसका नाम मानिक तल्ला, वहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर ली। दोस्तों जब उन्होंने वहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर ली तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़े और बम बनाने में उनका सहयोग करने लगे। अंग्रेज़ों को जब इसकी भनक लगती है तो वो मानिक तल्ला के साथ साथ उन अन्य ठिकानों पर छापेमारी करते हैं जहां उन्हें संदेह होता है कि बम बनाने संबंधी सामान या असले रखे जाते हैं, बम बनाए जाते हैं, असले बनाए जाते हैं या उनका स्टोरेज किया जाता है। तो उन सारे स्थानों पर अंग्रेज़ों ने छापेमारी की और अवैध हथियार रखने के चलते 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उसमें बरिंद्र घोष और उनका गुट सम्मिलित था। उसमें बरिंद्र घोष और उनके भाई अरविंद घोष भी सम्मिलित थे। तो दोस्तों जब 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया जाता है, चूँकि ये मुकदमा चलाया गया अलीपुर जेल, अलीपुर में ये मुकदमा चलाया गया, अलीपुर कोर्ट में ये मुकदमा चलाया गया, इसलिए इस केस का नाम दिया गया अलीपुर षड्यंत्र केस। आइए इसको हम देखते हैं अब। तो दोस्तों देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। इसको मानिक तल्ला षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। इसको मानिक तल्ला षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके दोनों फेमस नाम हैं। अगर मानिक तल्ला षड्यंत्र केस आए अथवा अलीपुर षड्यंत्र केस आया। अलीपुर दोस्तों कोलकाता के पास की एक जगह है, पश्चिम बंगाल में पड़ती है, यहाँ की एक बात है। तो दोस्तों अनुशीलन समिति के ही बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका नाम है हेमचंद्र कानूनगो, ये पेरिस जाते हैं, वहाँ से रूसी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वापस भारत आते हैं और बंगाल में अलीपुर
कोलकाता में एक जगह है जिसका नाम है मानिक तल्ला। यहाँ पर बम बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों को जब ये भनक लगती है, चूँकि इनसे बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए थे, तो मानिक तल्ला में एक कारखाना स्थापित हो गया। अंग्रेज़ों को जब ऐसी भनक लगती है कि यहाँ पर बम और असले बनाए जाते हैं, तो दोस्तों वो मानिक तल्ला के साथ साथ कोलकाता के कई सारे स्थानों पर छापेमारी करते हैं और उस छापेमारी में अवैध हथियार रखने के चलते कुल 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं। इसमें वीरेंद्र घोष ग्रुप के सारे मेंबर थे और जिसमें 34 मुख्य मेंबर थे और इसमें अरविंद घोष भी सम्मिलित थे। तो दोस्तों, अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष समेत कुल 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर अवैध हथियार रखने के चलते अलीपुर में मुकदमा चलाया गया। चूँकि इन सारे व्यक्तियों पर जो केस चलाया गया वो अलीपुर जो शहर है, वहाँ पर जो कोर्ट था उसमें ये मुकदमा चलाया गया, इसलिए इसका नाम अलीपुर षड्यंत्र केस कहा गया। क्योंकि इन सारे व्यक्तियों को मानिक तल्ला में बम बनाने की फैक्ट्री के चलते गिरफ्तार किया गया था। तो इसलिए इस केस को दो नाम दिए गए। एक तो नाम दिया गया अलीपुर षड्यंत्र केस और दूसरा नाम दिया गया मानिक तल्ला षड्यंत्र केस, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित थी और यहाँ पर इन पर केस चलाया गया। तो अगर दोनों में से कोई आता है तो आप 1908 ही लगाएंगे। तो दोस्तों, जब 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें वीरेंद्र घोष ब्रिगेड के सारे व्यक्ति और उनके भाई अरविंद घोष भी सम्मिलित थे। 17 लोगों को सज़ा मिली, परंतु चित्तरंजन दास ने, बहुत अच्छे वकील माने जाते हैं उस समय के, इस समकालीन के, तो उन्होंने अरविंद घोष की पैरवी की और इनको बचा लिया। जब दोस्तों ये जेल में थे तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए हैं। और दोस्तों, इसके बाद इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से, क्रांतिकारी जीवन से संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद ये पांडुचेरी चले गए। पांडुचेरी में एक इन्होंने बहुत ही शानदार आश्रम स्थापित किया और उस आश्रम को कहा जाता है, इसके औरेवले आश्रम, और कई लोग इसको आरेवले आश्रम के नाम से जानते हैं। ये भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित कर्मयोगी माने जाते हैं। इसके साथ साथ ये भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित दार्शनिक फिलोसफर माने जाते हैं। आजकल इनकी गिनती बहुत बड़े फिलोसफर्स में होती है और इन्होंने मुख्य रूप से ये 4 बुकें लिखी हैं। इसमें कर्मयोगी एक पत्र था, वंदे मातरम पत्र था। ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पहले लिखते थे, फिर उसके बाद में द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा पुस्तक है। और इन्होंने कांग्रेस ब्रिगेड के उन व्यक्तियों के लिए जो पुराने व्यक्ति थे, पुरानी रूढ़वादियों पर चलते थे, अंग्रेज़ों के शासन पर विश्वास करते थे, उसके लिए इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक एक पुस्तक लिखी। और दोस्तों, जब ये सारी गतिविधियाँ हो गई, यहाँ पर केस चल गया, अंग्रेज़ों को सारी बात मालूम हो गई कि ये सारी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति अनुशीलन समिति से किसी प्रकार जुड़े हुए थे। तब अंग्रेज़ों ने 11 मई 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया और बाद में ये संस्था समाप्त हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा अलीपुर षड्यंत्र केस किस प्रकार जो अस्तित्व में आया, कैसे चला, क्या कारण थे इसके, और इसमें कौन कौन से मुख्य व्यक्ति जुड़े हुए थे। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। आने वाले क्लास में देखेंगे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के बाद कुछ और गतिविधियां देखेंगे, जैसे नासिक षड्यंत्र केस है। उसके बाद में हम देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस। तो दोस्तों, ये सारे केस को हम देखते हुए आगे चलेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और रेलवे से रिलेटेड, अगर किसी पोस्ट से रिलेटेड
या ग्रुप डी की किसी पोस्ट से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो चैनल पर कमेंट करें, उसका उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।